नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने 100 मॉडल पेपर की सीरीज में आज मैं आपके सामने एक और नया मॉडल पेपर लेके आया हूं, जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो जिसमें से आपके क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 500 वर्ष पूर्व पुराना सत्रिय नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस भाग के वैष्णव मठों से आता है। दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन दे रखा है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और पश्चिम। तो दोस्तों, 500 वर्ष पुराना सत्रिय नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस भाग के वैष्णव मठों से आता है। जल्दी से अपना आंसर, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सत्रिय नृत्य कौन से राज्य का प्रसिद्ध है दोस्तों? भारत के असम राज्य का। कौन से राज्य का दोस्तों? असम राज्य का, जो कि एक अपना शास्त्रीय नृत्य है। क्या है दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य। इसके साथ में दोस्तों और भारत के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से? भरतनाट्यम हो गया दोस्तों। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का दोस्तों, भरतनाट्यम। इसमें से दोस्तों शास्त्रीय नृत्य में से एक न एक क्वेश्चन आपके जरूर आएगा, तो आपको 8 शास्त्रीय नृत्य उनको सभी को याद कर लेना है। कथकली, कथकली कहाँ का दोस्तों? केरल का। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का। कथक, कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का दोस्तों? केरल का हो गया। मणिपुरी, मणिपुर का। और अंत में है दोस्तों ओडिसी नृत्य, उड़ीसा का। तो ये दोस्तों आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए, इनको आपको याद कर लेना है। कौन सा किस राज्य से संबंधित है, इससे आपके एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 48। जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 44 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जो कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 44 भाग 4 में निहित है। किसमें दोस्तों? संविधान के भाग 4 में निहित है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। किससे संबंधित है दोस्तों? भाग 4 के संबंधित है अनुच्छेद 44। किसमें निहित है दोस्तों? भाग 4 में निहित है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में सैनिक विभाग का अध्यक्ष होता था। सैनिक विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था दोस्तों? ऑप्शन ए का मीर बख्शी, ऑप्शन बी है दीवान, ऑप्शन सी है खानसामा, ऑप्शन डी है सद्र उस सुदूर। तो दोस्तों, सैनिक विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? मीर बख्शी कहा जाता था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या कहा जाता है? मीर बख्शी कहा जाता था। मीर बख्शी क्या है दोस्तों? मीर बख्शी का पद मुगल साम्राज्य में सैन्य प्रशासन के प्रमुख को कहा जाता था। जो क्या था दोस्तों? सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन का प्रमुख। ये किसने शुरुआत की थी दोस्तों? अकबर ने जो मनसबदारी की प्रणाली शुरुआत की थी, उसमें अकबर के द्वारा मनसबदारी की प्रणाली प्रणाली शुरुआत की थी, उसमें मीर बख्शी के पद को परिभाषित किया गया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध यात्री और लेखक महमूद इब्न बतूता जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों का भ्रमण किया, वे निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? दोस्तों, इब्न बतूता किस देश से संबंधित थे? जल्दी से बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए देगा लीबिया, ऑप्शन बी है मोरक्को, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है ईरान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इब्न बतूता का संबंध कौन से देश है दोस्तों? मोरक्को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1304 ईस्वी में मोरक्को में हुआ था। और इन्होंने कितने 44 से अधिक देशों का दौरा किया था। 44 से अधिक देशों का दौरा किया था। और उनकी यात्राओं का वर्णन किया दोस्तों। उनकी पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? द ट्रेवल्स। पुस्तक का नाम था रिहला। क्या नाम था? रिहला द ट्रेवल्स। इसमें उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया था। ये दोस्तों इस पुस्तक को साहित्य में उत्कृष्ट कृति माना जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, ऑप्शन बी है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, ऑप्शन सी है फर्रुखसियर और अंग्रेजों के बीच, ऑप्शन डी है सादत अली खान और अंग्रेजों के बीच। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया था। दोस्तों 1767 में हैदर अली ने मैसूर के पड़ोसी मराठाओं पर आक्रमण किया था। किस पर? मैसूर के पड़ोसी मराठाओं पर। मराठा साम्राज्य पर आक्रमण किया था। तो मराठाओं का साथ देने के लिए अंग्रेज ने युद्ध लड़ा था। तो यह किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था दोस्तों? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। कब लड़ा गया था? 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था दोस्तों। उन्होंने हैदर अली ने मराठाओं पर आक्रमण किया, तो अंग्रेजों ने मराठाओं का समर्थन करने के लिए हैदर अली के साथ में युद्ध लड़ा था। तो इसका अंग्रेजों की तरफ से किसने लड़ाई लड़ी थी दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ाई लड़ी थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? दोस्तों जल्दी से बताइए, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए देर का मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी है हेक्सेनेडोइक अम्ल, ऑप्शन सी एथेनेडोइक अम्ल, ऑप्शन डी है बुटानोइक अम्ल। दोस्तों आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। क्या नाम है दोस्तों? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये दोस्तों आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है दोस्तों? एथेडिनोइक अम्ल, एथेनेडोइक अम्ल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट है दोस्तों? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अशोक शिलालेख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो दोस्तों मगध साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र कौन सा नहीं था? तो जल्दी से बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए देगा उज्जैनी, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है तोसाली और ऑप्शन डी है इंद्रप्रस्थ।
दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लग रही है जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों, जिससे एक आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। तो इस क्लास को अभी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और राइट आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अशोक के शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र कौन सा नहीं था दोस्तों? इंद्रप्रस्थ। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों जल्दी से राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए देगा राष्ट्रकूटों द्वारा, ऑप्शन बी देगा पल्लवों द्वारा, ऑप्शन सी देगा चालुक्यों द्वारा, ऑप्शन डी देगा चंदेलों द्वारा। दोस्तों खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों कमेंट कीजिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अब आपके एसएससी जीडी के फॉर्म भी निकल गए हैं दोस्तों, वैकेंसी आने वाली दोस्तों, तो आप इस साथ साथ में उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, जिसका एग्जाम दोस्तों जनवरी फरवरी माह में करवाया जाएगा। उसका सिलेबस भी लगभग सेम है दोस्तों, तो साथ में आपको उसकी भी तैयारी करना है और इस बार आपको सिलेक्शन जरूर लेना है दोस्तों। तो जल्दी से दोस्तों बताइए कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म किस किसने भर रखा है आप में से? एमटीएस की तैयारी कौन कौन कर रहा है दोस्तों? चलिए देखते हैं आंसर। खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? चंदेलों द्वारा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कब बनाया गया था दोस्तों? 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। 10वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह मंदिर दोस्तों वैकुंठ विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? विष्णु, वैकुंठ विष्णु को समर्पित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है गोवा में, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है गुजरात। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे? महाराष्ट्र में नवी मुंबई में स्थित है दोस्तों। नवी मुंबई में स्थित है दोस्तों। यह बड़े कंटेनर बंदरगाहों में से एक है दोस्तों। गुजरात में दोस्तों बंदरगाह कौन कौन से हैं? ये अहमदाबाद और सूरत जैसे औद्योगिक शहरों को जोड़ने का कार्य करता है दोस्तों। अहमदाबाद, गुजरात बंदरगाह दोस्तों अहमदाबाद और सूरत जैसे बड़े शहरों को, औद्योगिक शहरों को जोड़ने का कार्य करता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्विसदनों के प्रस्ताव द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी का, जल्दी से अपना आंसर दीजिए दोस्तों। तो संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जो जारी उद्घोषणा होती है वो संसद के द्विसदनों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है? ऑप्शन ए देगा 2 महीनों के भीतर, ऑप्शन बी देगा 3 महीनों के भीतर, ऑप्शन सी 4 महीनों के भीतर या 6 महीनों के भीतर। जल्दी से बताइए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 2 महीनों के भीतर पारित करना आवश्यक है। अनुच्छेद 360 के तहत क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो भाजक 26 और 27 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैथ्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। एचसीएफ कितना दे रखा है दोस्तों? 23 दे रखा है। और एलसीएम के दो भाजक कौन कौन से? 26 और 27 दे रखे हैं। छोटी संख्या निकालनी है दोस्तों,
तो भाजक कौन सा हो जाएगा, छोटा वाला 26। एचसीएफ से गुणा कर लेंगे दोस्तों तो अपने छोटी संख्या आ जाएगी। 26 इंटू 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 598 आ जाएगा। छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 598 हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यदि अपन को बड़ी संख्या निकालनी होती है तो 27 से गुणा कर लेते किसका, 23 का, तो अपने बड़ी संख्या आ जाती। 26 का गुणा 23 से किया, छोटी संख्या ज्ञात होगी, कौन सी होगी दोस्तों, 598 हो जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी वह 20% का लाभ अर्जित करता है। तो 2400 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए दोस्तों उसका क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों दुकानदार की वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य बताना है दोस्तों। एमआरपी कितनी है दोस्तों, 2400 रुपए। उसको 40% की छूट दे रहा है दोस्तों। तो आपको बताया 10% कैसे निकालना है, इकाई के अंक को हटा देना है। तो 10% कितना हो गया दोस्तों, 240 हो गया। तो 40% निकालना है, 240 इंटू 4 कर लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। तो 2400 में से 960 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1440 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों, 1440 आ गया। इसके बाद भी दोस्तों क्या कह रहा है, उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित कर रहा है। तो 1440 में बेचने पर भी 20% का लाभ यानी 120 के बराबर हो जाएगा। और अपन को क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य हमेशा क्या, 100 के बराबर होता है। 100 पे दोस्तों वो 20% का लाभ अर्जित कर रहा है, इसलिए 1440 किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 12 से 144 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा दोस्तों। 12 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों आपके भी क्या 1200 ही आंसर आ रहा था या कुछ अलग आ रहा था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मैंने जैसे तरीका बताया उसी से करना है ताकि आपके एग्जाम में समय की बचत हो सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। दोस्तों एक सीरीज दे रखी है, इसको आपको क्या करना है, पूरा करना है। सबसे पहले क्या दे रखा है दोस्तों, 42 दे रखा है, उसके बाद 53 दे रखा है, उसके बाद 46 दे रखा है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और दोस्तों उसके बाद में 53 और 66 दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर कैसे निकलेगा इसका, सबसे पहले क्या दे रखा है दोस्तों, 42 दे रखा है, उसके बाद 53 दे रखा है, उसके बाद 46, उसके बाद दोस्तों क्या है, क्वेश्चन मार्क हो गया, उसके बाद 53, उसके बाद 66 हो गया दोस्तों। तो दोस्तों 42 और 53 के बीच का अंतर निकालते हैं दोस्तों, तो क्या कर रखा है, प्लस का 11 कर रखा है। उसके बाद में 53 में से माइनस का 7 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 46 आ गया। इसी तरह दोस्तों आगे देखते हैं, 53 और 66 में क्या कर रखा है, प्लस का 13 कर रखा है। तो दोस्तों सीरीज चल रही है, एक बार प्लस कर रखा है और एक बार माइनस कर रखा है। तो अपन देखते हैं प्लस का 11, उसके बाद प्लस का 12 करते हैं। तो 46 में प्लस का 12 करते हैं दोस्तों तो कितना आता है, 58 आता है। आगे सीरीज देखते हैं दोस्तों, 58 के बाद में माइनस का 7 कर रखा है, उसके बाद माइनस का 5 हो जाएगा। 58 में से -5 किया तो कितना आ गया, 53 आ गया। तो अपने सीरीज पूरी हो गई दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना 58 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको आंसर नहीं मिले तो आपको क्या करना है, इनके बीच के अंतर को देखना है। अंतर देखने से क्या होगा दोस्तों, आपको कोई ना कोई आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहा है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और यदि आपको ज़्यादा समय लग रहा हो तो आप क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, बाद में आपको क्वेश्चन करना है ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा समय बर्बाद ना हो दोस्तों, और दूसरे क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से इस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। इना लोगों का दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
जिस प्रकार से इच्छा का संबंध लालसा से, उसी प्रकार जल्दबाजी का संबंध किससे है? दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए देगा तत्परता, ऑप्शन बी देगा फुर्सत, ऑप्शन सी देगा देरी, ऑप्शन डी देगा धीमा। दोस्तों इच्छा का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? लालसा। इच्छा का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? लालसा। उसी प्रकार से जल्दबाजी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्परता। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें नंबर से इस प्रकार से संबंधित है, जैसे पहले नंबर का दूसरे नंबर से और तीसरे नंबर का चौथे नंबर से संबंधित है। दोस्तों ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। 32 का संबंध इस प्रकार से 10 से, 24 का संबंध इस प्रकार 12 से, उसी प्रकार 98 का संबंध किससे होगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, उसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों, इसमें क्या लॉजिक लगेगा? आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 32 दे रखा है, 3 + 2 किया कितना हो गया दोस्तों? 5 हो गया। 5 × 2 किया दोस्तों तो कितना आ गया? 10 आ गया। तो 32 का संबंध 10 से हो गया। 24 में देखते हैं दोस्तों, 2 + 4 किया दोस्तों कितना हो गया? 6 हो गया। 6 को दोस्तों 2 गुणा करेंगे दोस्तों, 6 दूनी 12 हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों 9 + 8 किया दोस्तों, 9 और 8 कितना? 17 हो गया। 17 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 34 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 98 का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? 34 से हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यक्ति की आय और व्यय, दोस्तों प्रिंट मिस्टेक हो गई, किसी व्यक्ति की आय व व्यय का अनुपात क्या है दोस्तों? 8:7 है। यदि प्रतिमाह वह 7,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। दोस्तों उसकी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात दे रखा है और उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से उसकी मासिक आय की गणना कीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों उसकी बचत निकाल लेते हैं। बचत का सूत्र क्या होता है दोस्तों? बचत बराबर आय में से व्यय को घटा लेंगे दोस्तों। आय और व्यय का अनुपात क्या है? 8:7 दे रखा है, तो इसको अपन 8x मान लेंगे और व्यय को 7x मान लेंगे दोस्तों। तो बचत कितनी आ जाएगी? x आ जाएगी। और दोस्तों प्रतिमाह कितने रुपए की बचत कर रहा है? 7,000 की बचत कर रहा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 7,000 हो जाएगा। तो x का मान निकाल लिया दोस्तों। उसकी मासिक आय निकालनी है, तो आय को अपन ने 8x माना है, तो 8 × 7,000 हो जाएगा। तो 8 × 7,000 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 56,000 हो जाएगा। तो उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी दोस्तों? 56,000 हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और उसको यदि व्यय ज्ञात करना होता तो 7,000 को 7 से गुणा करते तो व्यय कितना हो जाता दोस्तों? 49 हो जाता। 49,000 उसका व्यय हो जाता। तो उसकी आय कितनी टोटल आय? 56,000 हो गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है तब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जल्दी से बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दोस्तों 23 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है दोस्तों। किसके दोस्तों? 23 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो दोस्तों अपन एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं? 1 रुपया मान लेते हैं।
तो दोस्तों 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 रुपए हो जाएगा। दोस्तों 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। तो उसका लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? लाभ बराबर 23 में से 20 को घटा लेंगे, 3 का लाभ हो रहा है। 3 का लाभ हो रहा है दोस्तों 20 वस्तुओं के विक्रय पर। तो 20 वस्तुओं के विक्रय पर लिख लिया दोस्तों। इंटू में प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर लेंगे। 20 से 100 कट जाएगा 5 बार, 3 इंटू 5 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 15% आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो व्यक्ति का लाभ कितने प्रतिशत का है दोस्तों? 15% का। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 20 पारियों का कुछ औसत था। 21वीं पारी में उसने 145 रन बनाए और इससे उसकी औसत रन संख्या में कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? 5 रन की वृद्धि हुई। अब उसकी औसत रन कितनी है दोस्तों? दोस्तों 20 पारियों का कुछ औसत था, उसने 21वीं पारी में कितने रन बनाए? टोटल 145 रन बनाए, जिससे उसकी समस्त 21 पारियों में प्रति पारी 5 रन की वृद्धि हो गई दोस्तों। तो नया औसत क्या है दोस्तों उसका? ज्ञात कीजिए दोस्तों, जल्दी से निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों 21 पारियों में उसके 5-5 रन प्रति पारी बढ़े दोस्तों। तो टोटल कितने रन उसके बढ़ गए? 21-5 105 रन बढ़ गए। और 21वीं पारी में उसने टोटल कितने 145 रन बनाए, जिसमें से 5-5 रन उसके बढ़ गए, तो 105 माइनस कर लेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों? 40 आ रहा है। ये क्या है दोस्तों? 40 आया, जो क्या है उसका पुराना औसत है। खिलाड़ी का पुराना एवरेज कितना आ गया दोस्तों? 40 आ गया। अब दोस्तों नए एवरेज में क्या हुआ? 5-5 रन की बढ़ोतरी हो गई, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 प्लस 5 कर लेंगे 45। ये क्या आ गया दोस्तों? नया औसत आ गया। नया औसत क्या आ गया दोस्तों? 45 रन प्रति पारी आ गया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या आपके 45 ही आंसर आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है दोस्तों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ ये तो आप सभी के राइट होगा। इसका आंसर आप सभी के राइट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए बी का पुत्र है, सी ए की पुत्री है, डी एफ की पुत्री है और एफ बी का भाई है। तो डी का सी से संबंध क्या है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का दोस्तों बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपको क्वेश्चन को बिना सोल्व किए आंसर दे पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों एक बार आपको जो आप जिस तरीके से सोल्व करते हैं उस तरीके से सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन में क्या देगा? ए बी का पुत्र है। दोस्तों बी का पुत्र क्या हो गया? ए हो गया। सी ए की पुत्री है। ए की पुत्री कौन हो जाएगी दोस्तों? सी हो जाएगी। सी क्या है दोस्तों? ए की पुत्री हो जाएगी। डी एफ की पुत्री है। डी क्या है दोस्तों? एफ की पुत्री कौन हो जाएगी दोस्तों? डी हो जाएगी। डी क्या है दोस्तों? एफ की पुत्री हो जाएगी। और एफ बी का भाई है दोस्तों। एफ और बी क्या हो जाएंगे दोस्तों? भाई हो जाएगा। एफ क्या है दोस्तों? बी का भाई हो जाएगा। तो डी का सी से संबंध क्या है दोस्तों? ये दोस्तों क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। और सी का संबंध निकालना है दोस्तों ए से, तो इसके पिता कौन हो गया? ए हो गया। पिता की बहन इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? बुआ हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? बुआ हो जाएगी। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सो इस टाइप से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका मैं बताऊंगा दोस्तों जिससे आप क्वेश्चन को बिना सोल्व किए आंसर निकाल सकते हैं। इसमें क्या देगा दोस्तों? डी का सी से संबंध निकालना है। अब यहाँ पे क्या देगा? डी एफ की पुत्री है। डी पुत्री यानी दोस्तों डी क्या है? महिला हो गई। अब दोस्तों
सी का डी से संबंध निकालना है तो डी महिला हो गई, तो आंसर भी दोस्तों महिला के रूप में ही होगा। दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा पति है, ये पुरुष हो तो पुरुष का संबंध नहीं हो सकता, तो ए स्वतः ही कैंसिल हो गया। सी भाई दे रखा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। डी पुत्र दे रखा है तो कैंसिल हो जाएगा। अपने पास ऑप्शन भी एक ही बचा दोस्तों, ऑप्शन बी गोवा। तो आप दोस्तों इतना किए बिना क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और ऑप्शन को देख के भी आप आंसर दे पाओगे। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो रिक्त स्थान दे रखे उनको आपको पूरा करना है दोस्तों। सबसे पहले बी ए दे रखा है, फिर अंडर स्कूप दे रखा है, बी दे रखा है, फिर खाली स्थान बी दे रखा है, फिर खाली स्थान दोस्तों बी बी, फिर खाली स्थान और अंत में बी दे रखा है। दोस्तों कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों ऐसा समूह दे रखा है, इसको आपको क्या करना होता है? 3 3 या 4 4 के ब्लॉक में डिवाइड करना है। हम पहले 3 3 के ब्लॉक में डिवाइड करते हैं दोस्तों, देखते हैं कुछ पैटर्न बन रहा हो तो। सबसे पहले क्या आ रहा है दोस्तों? बी के बाद ए आ रहा है, तो बी के बाद ए लिख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों बी के बाद ए लिख लेते हैं। पैटर्न बन गया दोस्तों, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी और बी ए बी। तो अपने क्या पैटर्न बन रहा है दोस्तों? बी आ रहा है, उसके बाद ए आ रहा है, उसके बाद बी आ रहा है। तो राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले अपने ए भरा, उसके बाद बी ए पहले से था दोस्तों, सबसे पहले अपन ने क्या भरा? बी ऑप्शन को भरा दोस्तों, बी भरा, उसके बाद ए भरा, उसके बाद क्या भरा दोस्तों? बी भरा और ए भरा, और अंत में क्या भरा? ए भरा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? बी ए बी डबल ए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए आपके कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के राइट होगा दोस्तों, सभी की ऑप्शन सी आ रहा होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे दोस्तों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी जारी रखिए, इस साल आपके बहुत सी वैकेंसी आने वाली है। जैसे कि आपको पहले बताया दोस्तों, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आने वाला है। उसके बाद आपके एमटीएस की वैकेंसी है दोस्तों, उसकी भी तैयारी करते रहिए दोस्तों। और जल्दी आपके आरपीएफ का भी एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी तैयारी को और मजबूती मिल सके और इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो सके दोस्तों। तो और पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, वहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।